सो क्या टॉपिक है हमारा? तो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये है आज का टॉपिक। संसदीय समितियां, संसदीय समितियों की देखिए समझिए क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहली बात कि संसद जो काम करती है, संसद की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है। तो संसद के कार्य संचालन में क्या होता है, ये संसद के कार्य संचालन में सहायता करने हेतु ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। और एक तरीके से ये एक प्रकार का एक छोटे यानी एक तरीके से लघु सदन की भूमिका निभाते हैं, लघु सदन की भूमिका निभाते हैं एक तरीके से, ध्यान रखना है। क्यों लघु सदन की भूमिका निभाते हैं? तो लगभग जो है सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, लगभग सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। और चूंकि सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है इसलिए इसको क्या किया जाता है कि इसको लघु दल या लघु सदन के रूप में इसको एक डिज़ाइन माना जाता है। और संसद को भी विशेष मतलब जो इससे क्या होता है, जो संसद जो है, मान लीजिए संसद के सारे सदस्यों में विशेषज्ञता नहीं होती है ना, स्पेसिफिक मतलब वो बहुत स्पेशल नहीं होते, कई एक्सपर्ट नहीं होते। तो इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के माध्यम से जो विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जाता है। संसद की जो विशेषज्ञता है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और ये जो इन समितियों की जो बैठकें होती हैं वो भी क्या होती हैं? तो बैठकें होती हैं गोपनीय तरीके से इनकी बैठकें होती हैं। तो दूसरी बात, इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के माध्यम से जो विधायिका है, विधायिका का मतलब जो केंद्रीय विधायिका है उसी को आप संसद कहते हैं। तो संसद का, विधायिका का किस पर? कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित होता है, कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है, नियंत्रण स्थापित होता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में संसद के कार्य संचालन में सहायता करने के लिए संसदीय समितियों की बात की गई, संसदीय समितियों का जिक्र किया गया। और समिति से यही सब लाभ है। क्या लाभ है? तो एक तो चर्चा का, सभी विषयों पर संसद प्रतिनिधि चर्चा कर पाते हैं। दूसरी बात है क्या कि जो निष्क्रिय सदस्य भी वो भी विचार विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं इससे, ठीक ना। कई ऐसे मेंबर होते हैं जो निष्क्रिय टाइप के होते हैं, वो भी विचार विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी संसदीय समितियों के ये लाभ होते हैं। याद रखना यह है कि संसदीय समितियां अपने आप में ज़रूरी है। संसदीय समितियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिए, खास करके जब सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक उपकरण की भूमिका ये तो निभाते हैं। तो ये है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब आप आगे बढ़िए कि टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ज़रा सा आइए फटाफट काम करते हैं। तो संसदीय समितियां है ना, अब इसके टाइप्स पर आइए। तो अगर इसके टाइप्स पर जाएं हम, तो सबसे पहले इसको दो टाइप में बांट दिया जाता है। दो टाइप में इसको आप बांट देते हो। क्या क्या? एक को आप बोलते हो स्थायी समितियां, और दूसरा क्या है? तो तदर्थ समितियां, ठीक है, एडहॉक कमिटीज़। आप इसको स्टैंडिंग कमिटीज़ बोलते हैं, इसको एडहॉक कमिटीज़ बोलते हैं। जो स्थायी समितियां हैं उसको भी फर्दर कई भाग में बांटा जाता है। और जो तदर्थ है उसको भी, तो तदर्थ को क्या कर देते हैं? तदर्थ को फिर आगे, पहले तदर्थ वाला देख लेते हैं। दो भाग में फिर इसको बांट दिया गया। एक को बोलते हो प्रवर, या इसी को आप संयुक्त प्रवर समिति कहते हो, प्रवर समिति कहते हो। मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। और एक है कि विशिष्ट समिति, मतलब किसी विशिष्ट मामले की जांच संबंधी समिति,
यानी कुल मिलाकर के इसको जांच समिति भी कहते हैं। किसी विशिष्ट मामले से रिलेटेड जैसे ही मामला समाप्त हो जाएगा ये समिति भी समाप्त हो जाएगी। ये है इसका हिसाब किताब तदर्थ समिति का, एडहॉक कमिटीज का। और अगर स्थायी समितियों की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के, देखिए कितनी समितियां स्थायी में, आइए बहुत सारी समितियां हैं। तो जैसे एक तो सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं वित्तीय समितियों का, वित्तीय समिति ये है। दूसरी बात, बहुत सारे विभागीय समिति हैं, विभागीय समिति हैं बहुत सारे। उसके अलावा जांच समितियां हैं, जांच इन्वेस्टिगेशन कमिटीज जो हैं समिति बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। फिर आपको सदन की समितियां इसको बोलते हैं, सदन की समितियां, ठीक है। एक तरीके से सदन की कार्य प्रणाली को, कार्य संचालन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। कुछ अन्वेषण समितियां होती हैं, अन्वेषण समितियां होती हैं, ठीक है ना, अन्वेषण समितियां होती हैं। और फिर अंत में सेवा समितियां होती हैं। तो आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए। इनके कुछ नाम भी मैं बता देता हूँ। जैसे विभागीय समितियां, वर्तमान में कुल कितने विभागीय समिति हैं, तो वर्तमान में 24 विभागीय समितियां होती हैं। जांच समिति की बात करें तो जैसे दो समितियों को जांच समिति के अंतर्गत रखते हैं, एक तो विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका याचिका समिति, याचिका समिति। इस तरीके से सदन की समितियों में बहुत सारे होती है। जैसे एक नियम समिति होता है, क्या, एक नियम समिति होता है, नियम समिति। या उसके बाद आप कार्य मंत्रणा समिति होता है, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। इस प्रकार की कई सारी समितियां होती हैं। उसी प्रकार अन्वेषण में जैसे सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। फिर उसी प्रकार SC ST संबंधी एक समिति होता है, पत्र संबंधी समिति होता है। वहीं सेवा समितियों में जैसे एक होता है आवास समिति, आवास समिति, या वेतन भत्ता संबंधी समिति, वेतन भत्ता समिति, ठीक है ना, या ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। इस प्रकार के विभिन्न समितियां आपको पाई जाएंगी। तो ध्यान क्या रखना है कि संसदीय समितियों को पहले दो भाग में बांट दिया गया, एक है स्थायी समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों को फर्दर प्रवर या संयुक्त समिति, और इसको विशिष्ट मामले की जांच समिति बोल देते हैं। कोई विशिष्ट मामले में जांच के लिए बनाया जाता है। स्थायी समितियों को फर्दर कितने भाग में, 6 भाग में आप देख सकते हैं। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन की समिति, अन्वेषण समिति, सेवा समिति। आपको मेनली इतना करने के बाद ये पढ़ना है वित्तीय। तो वित्तीय समितियों की अगर आप बात करो, वित्तीय समितियों की अगर आप बात करो तो आपका 3 प्रकार की समितियों को आपको पढ़ना होता है। एक है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेशन कमेटी, अभी बताऊंगा क्या है। दूसरा है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और तीसरा जो है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो ये जो आपका 3 है, ये 3, यही 3 आपको पढ़ना है। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चंस अब तक देखे गए हैं, बाकी उतना टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो सबसे पहले आ जाइए वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर स्थायी समितियों की बात करें तो ये लगभग 45 स्थायी समितियां हैं टोटल आज के टाइम में। लगभग इनकी संख्या कितनी है, 45, जिसमें से क्या है 24 दोनों 24 जो है वो संयुक्त है, इसमें से 24 जो है जॉइंट है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की। 9 जो है राज्यसभा का, 9 राज्यसभा का, और 12 जो है वो लोकसभा की समितियां हैं। ये 3 टाइप का याद रखिएगा, करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। तदर्थ समितियों की वो क्या बोलते हैं, अस्थायी समिति भी इसको बोलते हैं। इसको अस्थायी, इसको अस्थायी समिति भी कहते हैं। जांच समिति और प्रवर समिति 2 प्रकार का होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ता हूँ। क्या है, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई घोटाला हुआ, उससे रिलेटेड एक कमेटी बना दिया कि उस घोटालों को चेक करेगा, तो उसको तदर्थ समिति कहते हैं, तदर्थ समिति कहते हैं। चलिए आगे, अब नाउ कम टू द पॉइंट कि जो संसद की
जो याद रखिएगा, जो संसदीय समितियां हैं, संसदीय समितियां, और इन संसदीय समितियों में जो स्थायी समितियां हैं, और इन स्थायी समिति में जो वित्तीय समितियां हैं, उन वित्तीय समिति में 3 प्रकार की समिति है, और उसमें से जो पहला है, द फर्स्ट वन इज, पहला कौन, हम पहला आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और वो है पहला, उनमें से जो वित्तीय समितियों में जो फर्स्ट होगा, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको कहते हैं, फाइनेंस कमेटी, एक वन ऑफ द फाइनेंस कमेटी। अब आइए देखिए इसको, इसके अलग अलग पॉइंट। सबसे पहले ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी संसदीय समिति है, पुरानी वित्तीय समिति बोल सकते हैं इसको, और बेहतर होगा। सबसे ओल्ड ये पुरानी वित्तीय समिति है, लगभग 1921 से, यानी पहली बार इसका गठन कब हुआ था, 1921 से ये काम कर रही है। करेक्ट। कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर्स आर देयर। 15 कहाँ से, 15 लोकसभा से, और 7 कहाँ से, तो राज्यसभा से। अच्छे से याद रखना है, 15 और 7, ठीक है। और इसीलिए चूंकि इसमें 15 है लोकसभा से, इसलिए इसका एक और नाम होता है लोकसभा की समिति। इसको लोकसभा की समिति कह दिया जाता है कई बार। क्यों, क्योंकि आप देख ही सकते हैं क्या हालात हैं, तो ऐसी कई बार इसको लोकसभा की समिति कह दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा है, डायरेक्ट डबल से भी एक ज्यादा आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात याद रखिएगा, इनका भी चुनाव जो होता है, इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या आप प्लस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उस तरीके से होता है, जैसे राष्ट्रपति वगैरह का जो चुनाव होता है ना, सेम टू सेम उसी टाइप से होता है, तो ध्यान रखिएगा। और 1967 से इसमें एक बदलाव किया गया, 1967 से एक क्या बदलाव किया गया कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा, इस समिति का जो चेयरपर्सन होगा, वो चेयरपर्सन हमेशा कौन होगा, तो विपक्षी दल का किसी सदस्य को चुना जाता है, तो विपक्ष से आता है, विपक्ष से कोई आएगा जो इसका अध्यक्ष लोक लेखा समिति का होगा, है ना। कार्यकाल कितना होगा जी, इसका टाइम पीरियड, ये टेन्योर कितना होगा, तो कार्यकाल इसका 1 वर्ष होगा, 1 ईयर इसका कार्यकाल होगा, अच्छे से समझ लीजिए। तो ये बात ध्यान रखना है। और ये जो सीएजी का जो रिपोर्ट है ना, देखिए इनका मेन काम क्या है, सीएजी रिपोर्ट दिया, सीएजी रिपोर्ट किसको मिल गया, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, सदन में रखवाएगा। जब सदन में आएगा तो सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा करने का काम किसका है, तो लोक लेखा समिति का। अच्छे से याद रखिएगा, है ना। सीएजी रिपोर्ट का परीक्षण यही करती है ना। लोक लेखा समिति का द्वितीय कार्य क्या है, तो जो प्रस्तुत रिपोर्ट पर काम करती है, ये सीएजी रिपोर्ट पर जो दिया है उस पर काम करती है, तो ध्यान रखना है। तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति मानी जाती है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा कि इसको सीएजी, इसका जो मित्र है सीएजी को इसका मित्र कहा जाता है, या सीएजी, है ना। तो याद रखिएगा, सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करने का काम, परीक्षण करने का काम लोक लेखा समिति को करना पड़ता है, यही लोक लेखा समिति। दैट्स इट। पहला आपका क्लियर हुआ। तो दूसरे पे चलता हूं मैं, दूसरे पर चलता हूं। नेक्स्ट मैं भेज दूंगा, जो भी है पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलता हूं। तो दूसरी जो इस संदर्भ में कमेटी है उसका नाम क्या है, प्राक्कलन कमेटी। चलिए प्राक्कलन समिति। अगला दूसरा क्या है, प्राक्कलन कमेटी, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेशन कमेटी इसको कहते हैं, या एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। तो यहां पे देखिए पॉइंट क्या है, जितनी भी संसद की जो स्थायी समितियां हैं, तो सबसे बड़ी समिति स्थायी समितियों में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी है तो कितने सदस्य होंगे, तो 30 सदस्य होंगे इसमें, 30 मेंबर्स, ठीक है। 30 सदस्य याद रखिएगा। और ये जो केवल फ्रॉम, ये सारे के सारे फ्रॉम लोकसभा, एक भी राज्यसभा से नहीं होगा। केवल कहां से होगा,
तो लोकसभा से सबसे पहले एक कब बना, तो ये सबसे पहले 1950 में बना, में पहली बार आया, तो इसलिए सबसे पुरानी तो नहीं हुई लेकिन सबसे बड़ी है। और केवल 30 सदस्य कहाँ से आते हैं, तो वहीं से आते हैं। बाकी कार्यकाल का जहां तक सवाल है तो इसका भी 1 वर्ष, चुनाव का प्रणाली सेम है इसलिए अब उस पर कोई बात नहीं करूंगा। चुनाव प्रणाली क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, सरकार का कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, सरकार का कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, इसका मेंबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सरकार का कोई सदस्य इसका मेंबर नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो ये कहानियां हैं लोक लेखा समिति, और दोनों एक दूसरे की पूरक की भूमिका निभाती है। जो लोक लेखा समिति अभी आपने पढ़ा और ये जो प्राक्कलन समिति आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की पूरक की भूमिका निभाती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और इसीलिए दोनों को याद रखिएगा, यानी लोक लेखा समिति के साथ, लोक लेखा समिति के साथ इसे क्या कहा जाता है, तो जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों को अगर एक कर दे तो इसको क्या कहा जाता है, तो जुड़वा बहनें कहा जाता है। अच्छा, इसको एक और नाम दे दिया गया है, और वह स्थायी है, क्योंकि स्थायी समितियों का हिस्सा है। मित व्ययिता समिति भी इसको कहते हैं। क्यों? एक्चुअली एस्टिमेशन करता है कितना खर्चा है कितना नहीं, तो मित व्ययिता को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष करके इसको गठन किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका क्या, तो प्राक्कलन समिति। कोई दिक्कत? ये 2 इंपॉर्टेंट समितियां आपको विशेष करके याद रखना होता है। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के बारे में क्या कहा जा सकता है, बताइए? सरकारी उपक्रम संबंधी समिति चलिए आगे इसको देखना है। क्वेश्चंस आएंगे, है ना?